छात्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। न्यायपालिका का अध्ययन हम लोग कर रहे थे और न्यायपालिका में बात किया था कि भारत में एकहरी न्यायपालिका का गठन है और एकहरी न्यायपालिका का अर्थ होता है सीढ़ी नुमा न्यायपालिका, जिसमें सबसे नीचे अधीनस्थ अदालतें काम करती हैं, उसके ऊपर राज्यों में स्थित उच्च न्यायालय और सबसे ऊपर उच्चतम न्यायालय काम करता है। उच्चतम न्यायालय को अंतिम अपीलीय न्यायालय का दर्जा प्राप्त है, जबकि इसके विरुद्ध अमेरिका में दोहरी न्यायपालिका का गठन किया गया। एक है केंद्र की न्यायपालिका जो केंद्रीय विषयों की सुनवाई करती है, और दूसरा है राज्य की न्यायपालिका जिसके द्वारा राज्य के विषयों की सुनवाई किया जाता है। परंतु भारत में देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए तथा न्यायिक एकरूपता को महत्व प्रदान करने के लिए भारत के संविधान निर्माताओं के द्वारा एकहरी न्यायपालिका की अवधारणा को अपनाया गया, जबकि एकहरी न्यायपालिका की अवधारणा संघात्मक संविधान की अवधारणा के विरुद्ध माना जाता है, क्योंकि संघात्मक संविधान में जिस प्रकार से एक केंद्र की कार्यपालिका है, दूसरी राज्य की कार्यपालिका, और जैसे एक केंद्र की विधायिका है और दूसरी राज्य की विधायिका, उसी प्रकार से आवश्यक है कि एक केंद्र की न्यायपालिका हो, एक राज्य की न्यायपालिका। परंतु भारत के संदर्भ में ऐसा नहीं किया गया और भारत में एकहरी न्यायपालिका की अवधारणा को अपनाया गया। एकहरी न्यायपालिका में सबसे नीचे अधीनस्थ न्यायालय, उसके ऊपर राज्यों में स्थित उच्च न्यायालय और सबसे ऊपर उच्चतम न्यायालय कार्य करता है। उच्चतम न्यायालय का अध्ययन हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था। आज हम लोगों को बात करना है राज्यों में स्थित उच्च न्यायालय, उसका गठन, उसके सदस्यों की योग्यता और शपथ, कार्यकाल और उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की बात करेंगे। तो उच्च न्यायालय राज्यों में स्थित होता है। उच्च न्यायालय का गठन राज्य में है और इसके गठन का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 214 में, अनुच्छेद 214 में कहा गया कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय का गठन किया जाएगा, परंतु दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है। एक ही उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है। और दूसरा इसमें कहा गया कि उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा ऐसे अन्य न्यायाधीश होंगे जिनकी संख्या समय समय पर राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाएगी। जिनकी संख्या समय समय पर राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाएगी। यह प्रावधान किया गया। जबकि आपने इस बात को पढ़ा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने का अधिकार संसद को प्राप्त है, लेकिन अगर हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या की बात है
तो यह संख्या वही होगी जो समय समय पर राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। इसलिए यहाँ पर एक मुख्य न्यायाधीश तथा ऐसे अन्य न्यायाधीश होंगे जिनकी संख्या समय समय पर राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाए। इसलिए हमको सवाल आएगा तो आपको बताना है कि इस संख्या के निर्धारण का अधिकार राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है। अब यहाँ पर समझना है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन राष्ट्रपति इस नियुक्ति में किससे परामर्श लेता है। अगर मामला हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का है तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय भारत का राष्ट्रपति सलाह लेता है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। यह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेगा और दूसरी सलाह यह लेता है संबंधित राज्य के राज्यपाल से। अगर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जा रही है तब वह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से और संबंधित राज्य के राज्यपाल से सलाह लेता है। लेकिन यदि अन्य न्यायाधीश की वह नियुक्ति करेगा, यदि वह अन्य न्यायाधीश की यदि नियुक्ति की जाती है अब यह नियुक्ति करते समय वह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ संबंधित राज्य के राज्यपाल और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी वह परामर्श लेता है। इस प्रकार से यहाँ पर आपको एक बात मालूम हुआ कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेता है। जबकि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की अगर बात की गई तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय वह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के राज्यपाल और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेता है। इस प्रकार से आप प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, परंतु 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का भी गठन किया जा सकता है। उसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा ऐसे अन्य न्यायाधीश होंगे जिनकी संख्या समय समय पर राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाए। तो यहाँ पर इस बात को आपने देखा। अब यहाँ पर सवाल यह उठता है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कौन सी योग्यता का होना आवश्यक है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अगर बनना है तो न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या होगी। कहा गया कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरा कहा गया कि वह 10 वर्ष तक भारत राज्य क्षेत्र में किसी न्यायिक पद को धारण कर चुका हो, लेकिन यह जिला न्यायाधीश से अवर का न हो। यह जिला न्यायाधीश से अवर का पद न हो, माने छोटा न हो, या वह उच्च न्यायालय या
ऐसे ही अन्य न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता के 10 वर्ष तक वह अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका उसको भी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश आकार और पद को संभालने से पूर्व संबंधित राज्य के राज्यपाल के समक्ष वह अपना शपथ लेता है, अपनी शपथ लेगा। इसलिए हमको यह सवाल पूछा जाए कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके समक्ष शपथ लेते हैं, तो आपको बताना है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश संबंधित राज्य के राज्यपाल के समक्ष शपथ लेता है इस 10 वर्ष तक न्यायिक पद को धारण कर चुका हो और वह अथवा 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो, तो उसको उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को हासिल है। अब देखें इसका कार्यकाल कितना होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 62 वर्ष की आयु को प्राप्त करने तक है, लेकिन वह कार्यकाल के समाप्ति से पूर्व राष्ट्रपति को संबोधित करके राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र दे सकता है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व संसद के द्वारा संकल्प प्रस्ताव को ला करके संकल्प प्रस्ताव को पारित करके पद से हटाया भी जा सकता है। पद से हटाया भी जा सकता है। हटाने की प्रक्रिया वही है। हटाने की प्रक्रिया वही है जिस प्रक्रिया का उल्लेख हटाने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए किया गया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए किया गया है, अर्थात हटाने का संकल्प प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा। अगर राज्यसभा में लाया जा रहा है तो पीठासीन अधिकारी को 50 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षरित पत्र देना होगा, और लोकसभा में लाया जा रहा है तो पीठासीन अधिकारी को 100 सदस्यों के हस्ताक्षर से प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। पीठासीन अधिकारी की अनुमति के पश्चात उस पर विचार विमर्श किया जाएगा और यह संकल्प प्रस्ताव सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर लाया जाता है। विशिष्ट बहुमत के द्वारा अलग अलग दोनों ही सदनों के द्वारा इसे पारित किया जाना भी आवश्यक है। यह दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग यह संकल्प प्रस्ताव जिस अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया उसी अधिवेशन में पारित कर दिया जाता है। तब संबंधित न्यायाधीश को जिसके खिलाफ हटाने का संकल्प प्रस्ताव लाया गया उसे पद छोड़ना होगा। तो सामान्यतः यहाँ पर इस बात को आपने समझा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 62 वर्ष की आयु को प्राप्त करने तक रहता है, परंतु वह पहले भी
अपना स्वेच्छा से त्याग पत्र दे सकता है और त्याग पत्र देने के साथ साथ कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व उसे पद से भी हटाया जा सकता है। हटाने के लिए वही प्रक्रिया है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए निर्धारित किया गया। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का अधिकार क्या होता है, उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है, इसके क्षेत्राधिकार का अध्ययन करना है। और अगर क्षेत्राधिकार की बात हम लोग करते हैं तो उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार में सबसे पहले आता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के आशय है कि जिसको सीधे उच्च न्यायालय में लाया जा सकता है, ऐसा वाद प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएगा। और इसके अंतर्गत आर्टिकल 226 इम्पॉर्टेंट है, जिसमें प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्च न्यायालय मूलाधिकारों की रक्षा हेतु 5 प्रकार की मूलाधिकारों के रक्षा हेतु यह 5 प्रकार के रीट्स को 5 प्रकार के रीट्स को यह जारी करता है, जिसमें बंदे प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कॉर्पस, दूसरा है परमादेश या मैंडमस, तीसरा है प्रतिषेध या प्रोविशन, और चौथा है उत्प्रेषण या शेल्टरी, और पांचवा है अधिकार परीक्षा या कोवारंटो। तो आपने इस बात को समझा कि आर्टिकल 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के द्वारा मूलाधिकारों की रक्षा हेतु प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जाता है। और इस प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वह मूलाधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार के रीट्स को जारी करता है, जिसमें हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोविशन, शेल्टरी और कोवारंटो आता है। तो इसको कहते हैं उच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। और मूलाधिकारों की रक्षा करने के लिए किसी भी व्यक्ति के द्वारा सीधे हाई कोर्ट की शरण ली जा सकती है। उसे अधीनस्थ न्यायालय जो न्याय पाने की सामान्य प्रक्रिया है वहाँ पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। चलिए अब इसके बाद देखते हैं उच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार। उच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या है। उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध दीवानी एवं फौजदारी की अपील सुनता है। दीवानी और फौजदारी की अपील की वह सुनवाई करता है। इस बात का प्रावधान किया गया है। अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध उसको सुनवाई करने का अधिकार। इसके अलावा उच्च न्यायालय को अंतरण, आरक्षण एवं नियंत्रण भी स्थापित करने का अधिकार दिया गया। उच्च न्यायालय अपने राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अधीनस्थ न्यायालयों में चल रहे मुकदमों और उसकी कार्य प्रणाली में अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वहन करता है। इसलिए अंतरण, अधीक्षण और नियंत्रण का अधिकार है। नियंत्रण का आशय है कि संबंधित उच्च न्यायालय अपने राज्य क्षेत्र में गठित अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करता है। नियुक्ति से लेकर उनके उत्तरदायित्व के निर्वहन हेतु आवश्यक समय में दिशा निर्देश देता है। अधीक्षण का आशय होता है कि देख रेख करना
अधीनस्थ न्यायालय के देख रेख का कार्य भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है। अंतरण का अर्थ होता है अधीनस्थ अदालत में, अधीनस्थ न्यायालय में चल रहे मुकदमे को अपने पास मंगा लेना, अपने पास मंगा लेने का भी अधिकार उच्च न्यायालय को हासिल है। इसलिए यहाँ पर यह बात आपने समझ लिया कि उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार प्रारंभिक क्षेत्राधिकार भी है, अपीली क्षेत्राधिकार भी है, अंतरण, अधीक्षण और नियंत्रण का भी अधिकार उच्च न्यायालय को हासिल है। अब आपको समझना है कि उच्च न्यायालय के अन्य क्षेत्राधिकार कौन कौन से हैं। आज सबसे पहले इसमें आता है आर्टिकल 215 के अनुसार, अनुच्छेद 215 के अनुसार उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहा गया। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका अर्थ है कि इसका निर्णय अधीनस्थ न्यायालयों में, इसका निर्णय अधीनस्थ न्यायालयों में साक्ष्य के रूप में, अधीनस्थ न्यायालयों में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। और उच्च न्यायालय अपने अवमान के लिए, अपने अवमान के लिए दंड देने का भी, दंड देने का भी अधिकार रखता है। उच्च न्यायालय अपने अवमान के लिए यह दंड देने का भी अधिकार रखता है। यहाँ पर इस बात को समझने का प्रयास किया गया कि यह अभिलेखीय न्यायालय है और अभिलेखीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी है। अर्थात हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया निर्णय अधीनस्थ न्यायालयों में बतौर साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा और इसके साथ साथ उच्च न्यायालय को अपने अवमान के लिए दंड देने का अधिकार है। कहने का आशय यह है कि यदि उच्च न्यायालय के द्वारा कोई निर्णय दिया गया और संबंधित अधिकारी के द्वारा उसे लागू नहीं किया गया, तब उच्च न्यायालय के द्वारा उसे दंडित करने का अधिकार हासिल है। इसलिए उच्च न्यायालय अभिलेखीय न्यायालय के रूप में भी कार्य करता है। इसके अलावा उच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक और मूलाधिकारों का भी प्रहरी है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से उच्चतम न्यायालय। इसलिए उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का भी अधिकार प्रदान किया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन को आपने समझ लिया है। उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार का अध्ययन करते हुए कि न्यायिक पुनरावलोकन वह अधिकार होता है जिसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय विधायिका के द्वारा निर्मित और कार्यपालिका के द्वारा क्रियान्वित विधियों की संवैधानिकता का परीक्षण करता है और यदि ऐसी विधियां संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध है तब उसे शून्य घोषित करने का भी इसे अधिकार हासिल है। इसको न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार कहते हैं। तो न्यायिक पुनरावलोकन का यह अधिकार उच्च न्यायालय को भी प्राप्त है। लेकिन यहाँ पर स्मरणीय बात यह है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संदर्भ में कहा गया कि उच्च न्यायालय अपने पूर्व के निर्णय को बदलने का अधिकार नहीं रखता है, जबकि यह अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। देखिए यहाँ पर यह बात भी समझना है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश सेवा निवृत्ति के पश्चात, यह सेवा निवृत्ति के पश्चात उस उच्च न्यायालय में
और उस उच्च न्यायालय में वकालत का व्यवसाय उस उच्च न्यायालय में वकालत का व्यवसाय वह नहीं कर सकता है जहाँ पर उसने न्यायाधीश के आरूप में कार्य किया है वहाँ पर वह वकालत का व्यवसाय नहीं कर सकता है। इसलिए अन्य उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में वकालत का व्यवसाय करने का अधिकारी है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन राज्य के संचित निधि पर आधारित है, जबकि उसकी पेंशन केंद्र के संचित निधि पर आधारित होती है। इसलिए इसके सेवा काल में वेतन भत्तों में कोई भी कटौती नहीं की जा सकती। लेकिन यदि वित्तीय आपातकाल लागू है तब वेतन भत्तों में कटौती भी की जा सकती है। इस प्रकार से यह प्रावधान किया गया। तो आपने यहाँ पर इस बात का अध्ययन किया कि उच्च न्यायालय का गठन किस प्रकार से होता है और उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार क्या है। न्यायपालिका के अध्ययन में तीसरे सोपान पर और अंतिम सोपान पर अधीनस्थ न्यायालयों का उल्लेख किया गया। सबसे नीचे अधीनस्थ न्यायालय कार्य करते हैं। और अधीनस्थ न्यायालय के गठन का उल्लेख अनुच्छेद 233 के अंतर्गत किया गया, जिसमें कहा गया है कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय की सिफारिश के आधार पर की जाएगी। उच्च न्यायालय की सिफारिश के आधार पर की जाएगी। ये उच्च न्यायालय सिफारिश करता है किसके आधार पर? आयोजित होकर के होने वाली परीक्षा के आधार पर, जिसे हायर जुडिशरी कहा गया है। ये उसके न्यायाधीशों को अंततः प्रमोट किया जाता है जिला न्यायाधीश के रूप में। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का सबसे बड़ा न्यायाधीश जिला न्यायाधीश की अदालत होती है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय की सिफारिश के आधार पर की जाती है। इसके नीचे आते हैं न्यायिक अधिकारी। और न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा, लेकिन यह नियुक्ति राज्यपाल करता है लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की गई लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी
आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर की गई सिफारिश से यह किया जाता है। लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर की गई सिफारिश यद्यपि संपूर्ण व्यवस्था पर संबंधित उच्च न्यायालय का नियंत्रण भी बना रहता है। तो यहाँ पर यह बात आपने देखा कि भारत में न्यायपालिका का गठन एक सीढ़ी नुमा मॉडल पर किया गया है, इसलिए इसे एकीकृत न्यायपालिका कहते हैं। सबसे नीचे अधीनस्थ न्यायालयों का गठन है, जिसमें जिला न्यायाधीश, न्यायिक अधिकारी और अन्य अदालतें आती हैं। लेकिन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इस बात को पढ़ा कि जिला न्यायालय का गठन राज्य के राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय की सिफारिश के आधार पर किया जाता है। लेकिन अगर न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति का मामला है, तब न्यायिक अधिकारियों के नियुक्ति का प्रावधान किया गया है और संबंधित राज्य के लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के ऊपर संबंधित राज्य में उच्च न्यायालयों का गठन किया गया है और सबसे ऊपर उच्चतम न्यायालय का गठन है। इस बात का हम लोगों ने अध्ययन किया। देखिए, इसके अध्ययन के साथ साथ आपको कुछ अन्य बातों का भी ज्ञान होना आवश्यक है, जिसमें एक अवधारणा महत्वपूर्ण हो गई है, जिसको न्यायिक सक्रियता का सिद्धांत कहते हैं। अनेकानेक टिप्पणीकार और संविधान के विशेषज्ञों ने तो यहाँ तक कहना स्टार्ट कर दिया है कि न्यायिक सक्रियता एक प्रकार से धीरे धीरे न्यायिक निरंकुशता में तब्दील होती जा रही है। यद्यपि यह बात सत्य नहीं है, क्योंकि न्यायिक सक्रियता की अवधारणा का तात्पर्य होता है न्यायपालिका के द्वारा स्वमोटिव काल के तहत किसी ज्वलंत मुद्दे को या सार्वजनिक महत्व के मुद्दे को सुनवाई के लिए अपने पास सूचीबद्ध कर लेना। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है कि यदि सरकार के द्वारा, कार्यपालिका और विधायिका के द्वारा अपने सुनिश्चित कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया जाता है और सार्वजनिक महत्व के विषय में कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है, तो न्यायपालिका का यह दायित्व है संविधान का संरक्षक होने के नाते कि वह उस मुकदमे की सुनवाई करे और मुकदमे को देख करके आवश्यक दिशा निर्देश भी सरकारों को देवे। इसे न्यायिक सक्रियता कहते हैं। सक्रियता माने न्यायपालिका के द्वारा सक्रिय होकर के किसी भी विषय की सुनवाई करना। सामान्य स्थिति में न्यायपालिका किसी भी मामले की सुनवाई तब करता है जब उसके पास इससे संबंधित विषय वस्तु को दाखिल किया जाता है, लेकिन न्यायिक सक्रियता के अंतर्गत इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। अगला आता है जनहितवाद या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो PIL की यह अवधारणा भारत में अमेरिका के संविधान से लिया गया, जिसमें सार्वजनिक महत्व से संबंधित किसी भी मामले को उच्चतम और उच्च न्यायालय में दाखिल किया जा सकता है। जनहितवाद के अंतर्गत लाने वाले मुकदमे के लिए आवश्यक है कि उसका सरोकार व्यक्तिगत न होकर के सार्वजनिक हितों से होना आवश्यक है। देखिए, अगला आता है लोक अदालतों का गठन। लोक अदालतों के जन्मदाता न्यायमूर्ति PN भगवती को माना जाता है। लोक अदालतों का तात्पर्य है कि भारत में लंबित विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे मुकदमों का तात्कालिक प्रभाव से निपटारा करने के लिए लोक अदालतों के गठन का प्रावधान किया गया, ताकि मुकदमों का अंबार न लगने पाया और शीघ्रातिशीघ्र मुकदमों को निपटाया जा सके। तो देखिए, हम लोगों ने अपने आज के इस क्लास में इस बात का अध्ययन किया कि न्यायपालिका क्या है, न्यायपालिका के संदर्भ में किए गए विभिन्न प्रावधान कौन कौन से हैं, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय का गठन किस प्रकार से किया गया है, उसका क्षेत्राधिकार क्या है और अधीनस्थ अदालतें क्या हैं, अधीनस्थ अदालतों का गठन किस प्रकार से किया गया, इस बात का अध्ययन किया। आज का हम लोगों का क्लास यहीं तक था। अगले क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।